राम राम सभी बच्चों को। स्वागत है एक और प्यारे से हमारे लेक्चर के अंदर। और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और सिर्फ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन नहीं, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर का पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, बचा कौन? फर्स्ट ऑर्डर। दो ही हमारे सिलेबस के अंदर है। चलो देखते हैं क्या था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आप ना रेट को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दो और फिर कर दो उसका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले बताओ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप रेट को क्या लिखोगे? रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर आएगी आपकी 1। क्लियर? ठीक है। और रेट को ही लिखने का दूसरा तरीका होता है माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय dt। अब क्या करो, दोनों को इक्वेट कर दो। करो, माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी दैट इज इक्वल टू के इंटू ए। अब दोनों अलग अलग टाइप के वेरिएबल को अलग अलग साइड कर लो। जैसे एक वेरिएबल है आपका ए, एक वेरिएबल है टी, तो दोनों को सेपरेट अलग अलग कर दो। यहां पे क्या आएगा? माइनस डी ए डिवाइडेड बाय, देखो इसको इधर लेके आना पड़ेगा क्योंकि एक जैसे एक साइड में रखते हैं। दैट इज इक्वल टू के डी टी। दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब क्या करना है इसका? इसका हमने कर देना है इंटीग्रेशन। कर दो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद इसका क्या आएगा? अब बताओ ये किस फॉर्म के अंदर है। देखो ये है आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय में एक्स। डी एक्स बाय में एक्स इस फॉर्म के अंदर है। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है आपका एल एन एक्स के बराबर। ये आपको याद करने की जरूरत है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू एल एन एक्स। सो सेम यहां पे आएगा, माइनस के साथ माइनस एल एन एक्स की जगह पे है आपका ए। दैट इज इक्वल टू, इसका क्या आएगा? ये तो कांस्टेंट है और dt का आएगा t। तो यहां पे आया आपका के टी। प्लस में आएगा एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये आ गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब भी बिना लिमिट के इंटीग्रेशन पुट करते हो, लास्ट में प्लस में आपको कांस्टेंट को ऐड करना होता है। सेम मैंने यहां पे किया। अब इस i की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, वहां से आपको मिल जाएगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे करेंगे देखो, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी लिमिट पुट की थी, लिमिट पुट कर दो। या फिर एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम बिल्कुल जीरो था, रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, तब ए इज इक्वल टू ए नोट। उस टाइम जो आपकी कंसंट्रेशन थी, उस कंसंट्रेशन को हमने नाम दिया है ए नोट। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन यानी शुरू की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पुट करो इन इक्वेशन नंबर 1। चलो इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1। पुट दिस इन इक्वेशन 1। पुट करो। पुट करके देखते हैं क्या मिलेगा। हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? यहां से माइनस एल एन, ए की जगह पे आया ए नोट, दैट इज इक्वल टू के गुणा में जीरो। टाइम तो जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू आई। आई की वैल्यू आई इज इक्वल टू माइनस एल एन ए नोट। अब सेम यहां पे पुट करेंगे हम। पुट करो, पुट करके क्या मिलेगा देखो, यहां पे माइनस का एल एन ए दैट इज इक्वल टू के टी। यहां पे एक लाइन ऐड कर देना, पुट आई इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन नंबर 1। तो एल एन ए इज इक्वल टू के इंटू टी। यहां पे आई की जगह आपने पुट करना है माइनस एल एन ए नोट। ठीक है। तो प्लस का बन जाएगा माइनस एल एन ए नोट। ठीक है। अब क्या करते हैं? अब ना इन एल एन वालों को एक साइड कर लो। एक साइड करते हैं, क्या आएगा देखो। मैं ना इसको इधर ले जाऊं और के टी को इधर ले आऊं, तो क्या बनेगा? एल एन ए माइनस एल एन ए नोट दैट इज इक्वल टू माइनस का के टी। चेक करो क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है? यस। पहली बात तो मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराते ही ये बन गया प्लस का, ये रहा।
ये बन गया माइनस का, ये रहा, ये बन गया प्लस का, लेकिन उस प्लस वाले को इधर ले आए तो वो बन गया माइनस का। क्लियर है? अब देखो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या बोलता है, वो बोलता है आपका कि अगर आपके पास ऐसा हो log x माइनस log y हो, log y, तो उसको आप लिख सकते हो log x बाय y। सेम log और ln बराबर होते हैं, थोड़ा सा फर्क है, बेस का फर्क होता है। log के अंदर बेस है आपका 10 और ln के अंदर बेस है e, एक्सपोनेंशियल आपने सुना हो तो e। ठीक है, तो यहां भी तो ऐसा ही है, ln a माइनस ln a नोट, यानी ln x माइनस ln y। पुट कर दो, पुट करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज आल्सो इक्वल टू, इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, क्या आएगा, ये आएगा हमारा ln a a बाय में a नोट। ठीक है, यहां तक आ गया, लेकिन मेरे को तो a चाहिए, a चाहिए तो यहां से ln को गायब करना होगा। ln को चलो उस साइड फेंक दो, जैसे हम प्लस माइनस को फेंकते हैं वैसे ही फेंक दो। तो मेरे को साफ करना पड़ेगा कुछ, नहीं मैं यहाँ नहीं, चलो साफ ही कर देते हैं इस वाली साइड को। देख लो एक बार, नोट कर लो आप, नोट कर लो, यहां से इसको हम साफ कर रहे हैं, सिर्फ इसको। ठीक है, चलो इसको भी हटा देते हैं। अब चेक करो, यहां से हम यहां लिख रहे हैं, यहां से यहां क्या आएगा, ln को उस साइड फेंकते हैं, जैसे प्लस को उस साइड फेंकेंगे माइनस, माइनस को फेंकोगे प्लस, ऐसे ही ln का उल्टा एक्सपोनेंशियल e टू द पावर, तो ln को उस साइड फेंकोगे तो बनेगा e टू द पावर, और इधर क्या बचा, इधर बचा a डिवाइडेड बाय a नोट, दैट इज इक्वल टू ln को फेंका e, और उस साइड में जो भी होता है वो e की पावर में चला जाएगा। उस साइड में क्या था, माइनस का kt, तो माइनस का kt आपका पावर के अंदर e टू द पावर माइनस kt, और यहां से मुझे तो a की वैल्यू निकालनी है, तो a इज इक्वल टू a नोट, इधर आके मल्टीप्लाई a नोट e टू द पावर माइनस kt। तो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अगर आपको एक्सप्रेशन लिखना आता है तो आप ऐसे लिखोगे, सबसे पहले रेट ला से ये लिखेंगे हम, ठीक है, फिर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद आई की वैल्यू निकालेंगे, आई की वैल्यू निकाल के और बस आगे आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि न्यूमेरिकल के अंदर आपको e टू द पावर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो आप नहीं निकाल पाओगे, तो क्यों ना इस इक्वेशन को हम log के अंदर ही रहने देते हैं। ठीक है log के अंदर हमने रहने दिया, बस फर्क क्या है यहाँ पे, तो भी मैं साफ कर देता, चलो उसको साफ कर देते हैं वहां से, तो हमने यहां से हटाया, और देखो अब यहां से कहा गया, ये रहा, क्या है आपका कि t इज इक्वल टू ln। अब देखो यहां माइनस था, मैंने उसको उधर लेके गया हूं मैं माइनस को, जब भी log के अंदर माइनस की मल्टीप्लीकेशन होगी तो आपके log के अंदर जो भी वैल्यू है वो रिवर्स हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे x होता तो वो हो जाएगा 1/x, 2/3 है तो वो हो जाएगा 3/2। कब, जब माइनस की मल्टीप्लाई आप log के साथ या नेचुरल log के साथ करवाओगे। तो सेम यहाँ वाली माइनस को मैं उधर लेके गया, उधर जब मैं उसको लेके गया तो क्या हुआ, वो अंदर गई log के और उसने इन दोनों को पलट दिया, तो यहां से आएगा a नोट डिवाइडेड बाय a। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये हुआ। सेम ln की वैल्यू हमारे को नहीं दी होती, हमारे को log की वैल्यू पता होती है। अगर आपको log की वैल्यू पता है तो क्या करो, ln को log के अंदर कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 ln इज इक्वल टू 2.303 log, यहाँ x जो भी है वो सेम रहता है। ln को log में बदलने की टेक्निक सेम, यहाँ पे इस ln को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, log के अंदर। क्या आएगा, log, log नहीं नहीं सॉरी, ये 2.303 रह गया, 2.303 log a नोट बाय में a। So this is our integrated rate equation for first order reaction। एक और इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन का यूज हम न्यूमेरिकल्स के अंदर करेंगे। अब यहां से जो एग्जैक्ट फॉर्मूला हमारा आएगा, यहां से टाइम निकालते हैं, t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड, log a नोट बाय में a। ये जो इक्वेशन हमारी बन गई है,
इस इक्वेशन का यूज ही हम न्यूमेरिकल्स के अंदर करेंगे, आपको ये याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर थ्योरेटिकल पोर्शन आता है तो आप यहां से चलोगे, यहां से चलोगे और यहां तक पहुंच जाओगे, वहां तक है आपका एक्सप्रेशन किस चीज का, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और उसके बाद जो है, उसके बाद ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। ठीक है, चलो ये हुआ। अब इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। और क्या बात होगी हमारी, जीरो ऑर्डर में हमने और क्या बात की थी, जीरो ऑर्डर के अंदर हमने हाफ लाइफ का जिक्र करा था। चलो निकालते हैं हाफ लाइफ, निकालते हैं हाफ लाइफ। चलो, हाफ लाइफ, सबसे पहले डेफिनेशन हाफ लाइफ की, हाफ लाइफ इज द टाइम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ। हाफ लाइफ जो है वो टाइम है जब जितनी कंसंट्रेशन आपने ली थी रिएक्टेंट की है उसकी आधी बच जाए, उस टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। यानी जो आपके ए की वैल्यू है उसको आपने सब्सटीट्यूट कर देना है ए नोट बाय 2 के साथ। ठीक है, चलिए करते हैं, कहां पे, कौन से फॉर्मूले में, इसमें ही कर देता हूं मैं। टी की जगह आपने पुट करना है T1/2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के log log ए नोट की वैल्यू, ए नोट ही आएगी वो तो, और ए की वैल्यू को आपने सब्सटीट्यूट कर देना है ए नोट बाय में 2 के साथ। ठीक है, अब ए नोट से आपका ए नोट हो जाएगा कैंसल, और बचेगा क्या, यहां से बचेगा 2.303 डिवाइडेड बाय के, और यहां से बचेगा log 2। बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि देखो ये 2 पर चला जाएगा, log 2 बचा। अब log 2 की वैल्यू होती है 2.303, log 2 की वैल्यू होती है 0.301। ये आपको याद करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स के अंदर जरूरत पड़ती है, log 2, log 3, log 5, ये तीन वैल्यू एटलीस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, डिवाइडेड बाय के। अब इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपका जो हाफ लाइफ है T1/2 वो निकलेगा 0.693, 1 भी आएगा अगर वो आप रखना चाहो। तो दिस इज द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट हमारे फॉर्मूले आए हैं दो, एक आया है ये, यहां से हम टी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी ए नोट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और ए की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। चार वेरिएबल हैं, चार में से कोई भी तीन वेरिएबल वो हमारे को दे देगा और पूछ लेगा चौथे की वैल्यू। ठीक है, जनरल केस। यहां से टी हाफ है, टी हाफ 0.693 डिवाइडेड बाय के, ये वैल्यू भी आपको याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज यहां मल्टीप्लाई करते फिरोगे। 0.693 डिवाइडेड बाय के। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन या बात हमें पता चल रही है, वो बात क्या है कि टी हाफ डू नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन यानी वो के को छोड़ के किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती। मतलब क्या हुआ, आप ए, आपके पास था ए से बनता है बी, मान लिया ये कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, जब आपने ए के 100 मोल लिए तो इस रिएक्शन को, इसको 50 होने में टाइम लगता है 50 या 5 मिनट मान लो। ठीक है, अब इसी रिएक्शन के अगर आप 200 ले लो तो उन 200 को 100 होने में भी कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट ही लगेंगी। यानी आपने यहां कितना लिया है ए नोट, उस पे रिएक्शन का हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। यहां से देखो क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यू भी आता है कि अगर हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता तो वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हुई, वो हुई आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। क्लियर है, चलो ये था हाफ लाइफ, यहां से हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। अब कुछ और चीजें हैं वो भी डिस्कस करते हैं। अब सेम अगर हम गैसेस के लिए बात करें तो गैसेस के अंदर ना आप कंसंट्रेशन की जगह पे फॉर गैसेस जो आपकी कंसंट्रेशन है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है प्रेशर के द्वारा। यानी कंसंट्रेशन की जगह आप क्या लेके चलते हो,
आप लेके चलते हो प्रेशर। तो ना जो इक्वेशन होगी हमारी क्या आई थी, T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम t। इसी को रिप्लेस कर दिया जाता है कुछ ऐसे, कैसे 2.303 डिवाइडेड बाय के, ये तो सेम रहेगा log, यहाँ पे ए नोट की बजाय आ जाएगा आपका पी इनिशियल शुरू का प्रेशर डिवाइडेड बाय पी फाइनल या फिर पी ए रिएक्टेंट ए की बात है तो ठीक है। पी इनिशियल शुरू का प्रेशर, बाद का प्रेशर ए की वजह से सिर्फ पी ए की बात है। यहां पे अगर मैं लिखूं पी आई क्या है, पी आई इज दी इनिशियल प्रेशर, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों लिया है बताऊंगा। और जो पी ए है आपका दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ए सिर्फ ए का ही प्रेशर आपने लेना है क्योंकि पूरी इक्वेशन किसके बारे में है, ए के बारे में है। अब पी इनिशियल, यहाँ पे पी ए क्यों नहीं लिया मैंने, बताता हूं अभी। जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन दे दी हमारे को, ए गिव्स 2b प्लस सी, मान लो ये कोई भी रिएक्शन है। अब स्टार्टिंग में जो प्रेशर होगा इस रिएक्शन का, वो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, ए, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट करते ही नहीं। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करते तो जो आपका पी ए है एट टी इज इक्वल टू 0 पे दैट इज इक्वल टू पी इनिशियल। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लेके चला हूं, पी इनिशियल, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हमारी लिमिटेशन है हमारी स्टडी की, हमारे सिलेबस की, कि हम सिर्फ एक ही रिएक्टेंट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे इन दोनों का प्रेशर था 0। अब मान लिया एट टाइम t इज इक्वल टू टी पे, अब टाइम t हो गया आपका, टाइम t पे इसका प्रेशर कुछ कम हो गया होगा। क्यों कम हुआ होगा, क्योंकि ये खत्म हो रहे हैं ना मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स खत्म हो रहे हैं तो इनकी वजह से जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। अब मान लो वो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है x रेट से, तो हम बोलेंगे पी आई माइनस एक्स। क्लियर है, एक्स रेट से वो कम हो गया। अब सेम इनका बढ़ेगा प्रेशर, क्योंकि ये तो फॉर्म हो रहे हैं तो इनकी वजह से कुछ प्रेशर आएगा। तो अगर एक्स रेट से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इसका प्रेशर आएगा 2x, क्योंकि कोफिशिएंट का भी हमने ध्यान रखना है। ये इसके एक मोलिक्यूल से इसके दो मोलिक्यूल बन रहे हैं, तो अगर इसका एक्स प्रेशर कम हो रहा है तो इसका 2x प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। इसकी वजह से आएगा x, ठीक है। अब जो पीए है इसी को हमने नाम दिया है, इसी को हमने नाम दिया है पीए। अब प्रेशर इसकी वजह से भी होगा इसकी वजह से भी होगा, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही जानकारी ही पुट करनी है, और एक ही जानकारी कहती है कि यही फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय के log ए नोट यानी पी इनिशियल तो यही रहेगा, डिवाइडेड बाय पी ए। पी ए की वैल्यू क्या है, पी आई माइनस माइनस एक्स। अब कहीं से आपको इस x के बारे में जानकारी जुटानी पड़ेगी, x निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये रिएक्शन सोल्व होगी। x तो क्वेश्चन में वो देगा नहीं। वो क्वेश्चन में क्या देगा, वो देगा कि ना एट टाइम t पे स्टार्टिंग में प्रेशर था पी आई, बाद में प्रेशर टोटल प्रेशर वो देगा। टोटल प्रेशर मान लिया उसने दे दिया पी टी, वो हमेशा टोटल प्रेशर देगा और इनिशियल प्रेशर देगा। वहां से मेरे को इस एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालूंगा, वो निकाल लूंगा मैं ऐसे। सबसे पहले पीटी की वैल्यू बताए क्या आएगी, पीटी इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, यानी यहां से आया पी आई प्लस में 2x दैट इज इक्वल टू पी टी, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू आप निकाल लोगे कैसे, x इज इक्वल टू, सबसे पहले इस पी आई को इधर यानी पी टी माइनस पी आई, पी टी माइनस पी आई डिवाइडेड बाय 2, ऐसे करके x की वैल्यू आप निकाल लोगे। क्लियर है ये चीज। अब देखो अगर रिएक्शन इसकी बजाय कुछ ऐसे दे रखी है, a प्लस सॉरी a गिव्स 3b प्लस में 2c, ऐसे दे रखी है, तो फिर से ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। p इनिशियल 0 0 आफ्टर टाइम t, ये हो गया पी आई माइनस एक्स। देखो इसका कोफिशिएंट जो है वो आप लेंगे, यहाँ पे बनेगा 3x और यहाँ पे बनेगा 2x। अब इसको पुट कर देना है हमने pt के बराबर,
Pt इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 2x। तो यहां से Pt इज इक्वल टू पी आई, यहां से कितना बनेगा, 3 और 2 5 में से 4x। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां से आप पी आई की वैल्यू आपको पता होगी क्वेश्चन में, पीटी की वैल्यू आपको पता होगी, एक्स की आपने निकाल के यहां पुट कर देनी है। तो ऐसे करके इस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं किसके केस में, गैसेस के केस में। ठीक है, क्लियर है, नोट करो। अब नेक्स्ट बारी है हमारे कुछ ग्राफ्स की, वो भी हम देख लेते हैं। ग्राफ्स याद हो तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जिक्र किया था, जहां पे आया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो क्या आई थी, वो आई थी आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे y एक्सिस, x एक्सिस m था आपका स्लोप और c था आपका इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस पे जो भी इंटरसेप्ट है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमने ढूंढना है, अब तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनके अंदर। अब याद हो तो जब मैंने इंटीग्रेट किया था स्टार्टिंग में जो इक्वेशन आई थी वो आई थी आपकी एल एन ए माइनस का, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आया था के टी माइनस का एल एन, एल एन, एल एन ए नोट। बिल्कुल शुरू की बात है जब हमने इंटीग्रेशन निकाला था, आई की वैल्यू निकाली थी और उस आई की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया था। ठीक है, अब एक बार इस माइनस को उधर फेंक देते हैं हम, तो आपका आएगा एल एन ए दैट इज इक्वल टू, ये बनेगा, या फिर चलो इसको लिखते हैं माइनस के टी और ये बढ़ जाएगा एल एन ए नोट। अब यहाँ पे आप चेक करो कौन कौन वेरिएबल है, कौन कौन कांस्टेंट है। क्या इसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी? यस, इट मींस दिस इज वेरिएबल। क्या k की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी? नहीं, ये तो कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट क्या टाइम की वैल्यू? यस, यानी ये आया आपका वेरिएबल एल एंड ए नोट। अब ए नोट की वैल्यू बताओ किसी भी रिएक्शन के लिए सेम रहती है टाइम के साथ या बदलती रहती है? पिछले लेक्चर में भी हमने जिक्र किया था कि जो ए नोट है ना, अगर एक बार आप कुछ लेके चले हो तो लास्ट तक वो ए नोट तो सेम ही रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको शुरू में 10 रुपए दिए, अब अपने टाइम के साथ वो खर्च कर दिए, अब कभी भी आपकी लाइफ में मैं उससे सवाल पूछूं कि बताओ मैंने आपको कितने रुपए दिए थे, चाहे मैं 2 साल बाद पूछूं 10 साल बाद, आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर होगा 10 रुपए। यानी जितनी कंसंट्रेशन आप स्टार्टिंग में लेके चले हो वो पूरी रिएक्शन के लिए थ्रू आउट द टाइम सेम रहेगी। यानी ये है आपका कांस्टेंट। क्या यही इक्वेशन हमारी कुछ कुछ ऐसी है जहां पे y है वेरिएबल, y एक्सिस, उसकी जगह पे है एल एन ए, एम स्लोप, स्लोप की जगह है माइनस के, क्योंकि देखो यहां माइनस तो है ही नहीं, तो इसका मतलब एम के अंदर ये माइनस भी आएगी। टी फिर से वेरिएबल यानी एक्स, और सी कांस्टेंट था तो उसकी जगह पे क्या आया है, एल एन का ए नोट। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ये बताओ एक्स एक्सिस पे क्या लूं, वाई एक्सिस पे क्या लूं, इसके इसके अंदर देख के बताओ। ये होती है आपकी वाई एक्सिस, यानी यहाँ पे आएगा एल एन ए। ठीक है, अच्छा एक्स एक्सिस पे क्या लूं, दूसरा वेरिएबल कौन है, टाइम टी। ठीक है, ग्राफ शुरू कहां से होगा, इंटरसेप्ट से शुरू होता है ग्राफ। इंटरसेप्ट कितना है, एल एन ए नोट। तो यहां कहीं सी मान ली मैंने, ये जो वैल्यू है ये है आपकी एल ए नोट। अब लाइन ऊपर चढ़ती हुई आएगी या नीचे गिरती हुई आएगी, फटाफट मेरे को बताओ। स्लोप देखो, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो आपकी वैल्यू हमेशा नीचे की तरफ गिरती आएगी, नेगेटिव स्लोप यानी डाउनवर्ड, और पॉजिटिव स्लोप यानी अपवर्ड। तो यहां से डाउनवर्ड आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है। ठीक है, तो आपका ग्राफ आएगा कुछ, ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा बनता है एल एन ए नोट, सॉरी एल एन ए वर्सेस टाइम ग्राफ। अब याद रखना एल एन ए की बजाय एक बार
इसका स्लोप लिख देते हैं। स्लोप इज इक्वल टू क्या आएगा, -k। ठीक है। अब आपसे वो ग्राफ पूछ सकता है किस किस के बीच में। चलो, और इसमें क्या हो सकता है, देखो इसके बाद की हमारी इक्वेशन आई थी, क्या आई थी, ये ln a बाय में a नोट दैट इज इक्वल टू माइनस का kt। आया था ये ग्राफ, आया था कि नहीं आया था, चेक करो। आया था, आया था, ठीक है, आया था ना, ln a बाय a नोट। या फिर चलो इस माइनस को भी खोते हैं, इस माइनस को उधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस आप उधर लेके गए तो ये बना a नोट बाय a दैट इज इक्वल टू kt। अब दो वेरिएबल कौन कौन है, एक तो ये तो पूरा ही काउंट होगा, ये एक वेरिएबल है, यहां से ये कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ बन सकता है। ग्राफ क्या आएगा, ग्राफ आएगा आपका, एक साइड आप लो log ln a नोट बाय a, और एक साइड आप लेना पड़ेगा टाइम। ठीक है। अब इनके बीच में क्या कोई प्लस माइनस आ रहा है, नहीं, तो डायरेक्ट हम रिलेशन देखेंगे कि आमने सामने है, ये सामने सामने है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे आता है, ऐसे। और इसका स्लोप कितना दिखाई दे रहा है, जो भी उस वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई है, इसका स्लोप आएगा आपका, स्लोप इज इक्वल टू के। क्लियर है। ये था ln a नोट बाय a का ग्राफ, किसके साथ में, टाइम के साथ में। वहीं पे ln की बजाय अगर वो बोल दे लोग में चाहिए मुझे तो ग्राफ, तो इसको लोग में बदलो, लोग में बदलेंगे, यहाँ पे 2.303 आएगा, यही आ जाएगा आपका 2.303 log a नोट बाय a दैट इज इक्वल टू के टी। अब देखो यहाँ पे आपको एक साइड तो एक वेरिएबल को अलग करना होता है, जैसे यहाँ पे y को हमने अलग कर लिया था, यहाँ पे भी सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। तो सेम ये 2.303 यहाँ पे एक्स्ट्रा उसको उधर फेंक दो, उधर फेंक देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारी वैल्यू आएगी, यहाँ पे चेक करो, log a नोट बाय a दैट इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 2.303 t, बस 2.303 इधर आया, आ गया। अब यहां से अगर आप ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, इस साइड में आप लोगे लोग a नोट बाय में a, और यहाँ पे आपका टाइम का एक्सिस, टाइम का एक्सिस डायरेक्टली है ना, देखो आमने सामने है, आमने सामने है, तो ग्राफ आएगा ऐसे। और स्लोप वेरी वेरिएबल के साथ क्या मल्टीप्लाई है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है आपका k डिवाइडेड बाय 2.303। ठीक है। तो ये तीन अलग अलग ग्राफ थे हमारे। अब एक और ग्राफ आ सकता है टी हाफ का। टी हाफ का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, वो चाहे किसी के साथ हो, के को छोड़कर, क्योंकि वो डिपेंड ही सिर्फ किस पे करता है, के पे करता है। तो अब अगर जैसे मेरे को दे दिया कि एक ग्राफ बनाओ, एक साइड आपने लिया है टी हाफ, और एक साइड हमने लिया है ए, तो बताओ ये ग्राफ कैसे आएगा, ये ग्राफ आएगा आपका ऐसे, क्योंकि टी हाफ डिपेंड नहीं करता किसी भी चीज पे, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो वो एक सीधी लाइन आएगी, ऐसे सीधी लाइन। क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारे ग्राफ थे। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन से पहले एक चीज और हमारी रहेगी, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर टी 50% निकाल के टी 100% निकाला था, तो क्यों नहीं यहाँ भी निकाल के देख लिया जाए। चलो देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। टी 100%, टी 100% यानी वो टाइम जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। चलो, टी 100%, टी 100%, उसमें जो आपका ए है वो हो जाएगा 0। पुट करो इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन आपकी इक्वेशन थी, टी इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लोग, यहाँ पे आया था ए नोट बाय में, टी की जगह आपने पुट करना है टी 100%, दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के। यहाँ लिख भी देते हैं, हम कर रहे हैं फुल लाइफ, चलो बाद में लिख देंगे, आप लिख लेना अदरवाइज, लोग ए नोट बाय में यहाँ पे हमने पुट करना है 0। ठीक है। अब बताओ, समथिंग डिवाइडेड बाय 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट, फाइनाइट। 2.303 डिवाइडेड बाय के log इनफाइनाइट, और log इनफाइनाइट की वैल्यू भी आएगी इनफाइनाइट।
तो यहां से आया 2.303 बाय के मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाय समथिंग दैट इज इनफाइनाइट। तो यहां से टी 100% दैट कम्स आउट एज टी इनफाइनाइट। ठीक है, यहां से हम कमेंट कर सकते हैं, क्या कमेंट कर सकते हैं कि 100% टाइम कभी आता ही नहीं। किसके केस में? फर्स्ट ऑर्डर के केस में। यानी अगर कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो वो रिएक्शन कभी भी अपनी लाइफ में कंप्लीट नहीं होगी, कभी भी। वो 99.99999% कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन कंप्लीट वो कभी भी नहीं होगी। क्लियर है? इसी वजह से देखो, ये जो ग्राफ आता है हमारा ए वर्सेस टी, ए वर्सेस टी, वैसे तो ऐसे डिक्रीजिंग आता है ना वो ग्राफ, ये ग्राफ आएगा कुछ कुछ ऐसे, कुछ कुछ ऐसे में ये जो लाइन है ये कभी भी इस एक्सिस को टच नहीं करेगी, यानी ए की वैल्यू नेवर गोज टू जीरो। ठीक है, टाइम चाहे कितना हो जाए, ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसलिए ऐसा ग्राफ आता है आपका। अच्छा, अब सेम क्या टी 75% निकाल सकते हो? चलो निकालते हैं। टी 75%, टी 75% निकालो। 2.303 डिवाइडेड बाय के लोग 75% का मतलब है कि आपकी रिएक्शन 3/4 कंप्लीट हो चुकी, बची 1/4। 1/4 का मतलब है ये ए नोट बाय में 4, ए नोट से ए नोट कैंसिल, यहाँ पे आएगा log 4। 2.303 बाय में के log 4, log 4 का मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। ठीक है, अब इस 2 को आगे ले जाओ तो बचा क्या, 2.2 गुणा में 2.303 log 2 डिवाइडेड बाय के। अब थोड़ी देर पहले ही हमने करा था, ये तो टी हाफ था ना, T1/2। देखो 2.303 गुणा में log 2 बाय में के, यानी यानी यहां से हम बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं कि T75% इज इक्वल टू, T75% इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, 2 गुणा में T50%, 2 गुणा में T50%। क्लियर है? अब इसका मतलब क्या है कि मान लो ये आपका ए था, ठीक है, इस रिएक्शन को A/2 होने में, यानी इसका आधा होने में अगर टाइम लगता है टी, ठीक है, तो नेक्स्ट इसका आधा होने में, इसका आधा यानी A/4 होने में भी सेम टाइम ही लगेगा, टी ही लगेगा। लेकिन जीरो ऑर्डर में तो ये जीरो आ जाया करता कि आधा इस टी टाइम में अगर ये आधा हो रहा है तो इतने ही टाइम में वो पूरा भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर टाइम टी के अंदर ये हाफ हो रहा है तो इसका हाफ होने में भी टाइम टी लगेगा। अब इसका हाफ होने में, इसका हाफ यानी A/8 होने में भी टाइम आपका लगेगा टी। यही फर्क है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। वहां पे क्या था, वहां पे आप इसी को देख के चलते थे, यानी नेक्स्ट स्टेप के लिए भी आप इसी को देखते थे। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में अगर नेक्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट करना है तो आपने इसको देखना होगा, अगर इससे नेक्स्ट स्टेप करना है तो आपको इसको देखना होगा, इसके पहले जो था उसको भूल जाना है। ठीक है, चलो एक ये बात हुई। और फर्स्ट ऑर्डर में एक और चीज बता दूं, जैसे अलग अलग टाइम के आपकी कंसेंट्रेशन अलग अलग है, यानी ए नोट नहीं दे रखा, उसने बोल दिया कि एट T1 ए की वैल्यू है A1, ठीक है, और एट T2 ए की वैल्यू है A2। तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या फॉर्मूला, कि T2 - T1 दैट इज इक्वल टू, यहां पे आया था 2.303 बाय के लोग, यहां पे ऊपर लेनी है आपने शुरू की कितनी, ए नोट, सॉरी A1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लेनी है A2। याद रखना ये हमने लेनी है, यानी बस जो टाइम ले रहे थे अब टाइम का अपने डिफरेंस लेना है, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इज नॉट गिवन। एक्चुअल में ये फॉर्मूला वही है, क्योंकि वहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन होती थी ए नोट और T1 होता था जीरो। तो देखो जीरो पुट करो तो T2 ही बचेगा, यानी T2 कंसंट्रेशन A2। वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा रीअरेंज हमने कर दिया है। तो ये अलग अलग बातें थी हमारी
किसकी, हमारी बातें थी किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की। अब एक चीज और, जैसे ये बोल दिया कि ना आपका एक्स अमाउंट कम हो गया, रिएक्टेंट का एक्स परसेंटेज कम हो गया, तो उसको कैसे करेंगे, उसको ऐसे लिखेंगे टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के लोग परसेंटेज में दे रखा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लो, ठीक है 100 मान लो, और उसने बोलिया कि x% खत्म हो गया, तो बच गया कितना, बच गया आपका 100 माइनस एक्स, ठीक है। बस ये आपने पुट कर देना है, जब भी कब क्या दे रखी हो, परसेंटेज दे रखी हो। यहाँ पे ना ए नोट की वैल्यू से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए नोट से ए नोट कैंसिल हो रहा है, तो अगर ए नोट नहीं भी दिया है तो भी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को सोल्व कर सकते हैं। अब बारी है हमारे क्वेश्चंस की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब इसके जैसा क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के अंदर आता ही आता है। क्यों? क्योंकि ना एक तो फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे बस वो वैल्यू चेंज करेगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे इसने बोल दिया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज, जैसे ही हाफ लाइफ सुनो क्या बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टी 50% इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। हाफ लाइफ तो यही होती है, पुट कर दो। क्या बोला इसने, हाफ लाइफ इज 6, दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू निकालनी है, के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 6। बताओ आंसर कितना आएगा, आंसर लगभग आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 0.1 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यस। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है, हाफ लाइफ पीरियड है 10, ठीक है, हाफ लाइफ दे दी उसने 10, और एलिमेंट्री रिएक्शन है। मैंने बोला था जब भी एलिमेंट्री रिएक्शन हो आप सिर्फ रिएक्शन को देख के ही उसके ऑर्डर का पता कर सकते हो। अब इसको देख के ऑर्डर का पता कैसे करेंगे, मोलिकुलरिटी चेक करो, मोलिकुलरिटी है 1 यानी ऑर्डर भी है 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपकी। इसने दे दिया टी हाफ इज 10, टी 50% दैट इज इक्वल टू 10, और बेशक आप लिख लो 0.693 डिवाइडेड बाय के, तो यहां से के की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी आपकी 0.0693, ठीक है। अरे वैसे ही निकाल दिया, देखो करना यही होगा, पक्की बात है, क्योंकि जब भी टी हाफ दे के की वैल्यू ही निकालनी होती है हमें। नेक्स्ट इसने बोल दिया कि बताओ इन व्हाट पीरियड यानी टाइम वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स रिड्यूस टू 10% ऑफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन। फॉर्मूला लगाओ, टी इज इक्वल टू क्या है, 2.303 डिवाइडेड बाय के log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। क्या दिया उसने, उसने बोल दिया कि जो भी आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी बाद में उसकी 10% रह गई, कितनी रह गई, रिड्यूस्ड टू 10%, और नीचे हम यही लिखते हैं कि कितनी रह गई, कितनी रह गई, ए नोट का 10%, 10% यानी ये वैल्यू, ठीक है। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसल, ए नोट से ए नोट कैंसल, ये 10 ऊपर जाएगा, और लोग 10 की वैल्यू होती है आपकी लोग 10 इज इक्वल टू 1। यहां से क्या बचा, 2.303 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू कहाँ है, वो रही 0.0693। अब इसको बस आपने कैलकुलेट कर लेना है, तो इसका आंसर आएगा लगभग 3 के आसपास, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कैसे पता चला, इसको मैंने 7 मान लिया, इसको 21 मान लिया, 7 या 21, तो लगभग 3 के आसपास, ठीक है। और 3 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है 2.88, ऑप्शन इसका नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं नहीं, कौन सा क्वेश्चन, हाँ अरे मतलब 33 आंसर आना चाहिए इसका, 2 का डी। यस 33, सॉरी मैं ऑप्शन नीचे वाले के नेक्स्ट क्वेश्चन के चेक करने लगा, तो आंसर आ गया 33, कैलकुलेट कर लोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच हैज हाफ लाइफ। मैंने बोला था ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं आपके, हाफ लाइफ से के निकालना, के से हाफ लाइफ निकालना, तो अब की बार फिर से इसने दे दिया हाफ लाइफ दैट इज इक्वल टू 480, और आपसे पूछ लिया क्या रेट कांस्टेंट यानी 0.693 बाय के। ये मैं सोल्व नहीं करवाऊंगा, आप खुद से सोल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75 कंप्लीटेड इन 100 मिनट, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू 87.5%। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे,
यहाँ पे ना हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, कौन से वाला हम लगाएंगे यहाँ पे, कि वो जो टाइम का डिफरेंस आया था और टाइम के डिफरेंस से हमने अलग अलग कंसंट्रेशन पे, अलग अलग टाइम वाली कंसंट्रेशन पे बनाया था फॉर्मूला। क्या आया था? T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के लोग यहाँ पे आया था यहाँ पे A1 बाय में A2, याद रखना। यहाँ ऊपर लिखते हैं शुरू की यानी T1 और वहां बाद की, और ये डिफरेंस है टाइम का यानी फाइनल माइनस इनिशियल। पुट कर दो। इसने बोला कि 75% कंप्लीट होने में, यानी सबसे पहले आपने T2 निकालना है और T1 इसने दे दिया 100 दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय में के की वैल्यू इसने कुछ दे रखी है? नहीं, के की वैल्यू तो नहीं दी, के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो उसके बाद के की वैल्यू क्यों, मेरे को ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहिए आई थिंक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या करें हम ना क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये कैंसिल ही हो जाए। कैंसिल कैसे होगा? एक इक्वेशन 75% मान के लिख दो, एक इक्वेशन आप ये 87.5% मान के लिख दो, वहां से फिर कैंसिल हो जाएंगे। देखो टी 75% दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? 2.303 बाय के लोग, ऊपर आएगा ए नोट, नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा आपका 75% कंप्लीट होगी, बच गई कितनी? 25%। 25% यानी ए नोट का 25%, 25% यानी 25 बाय में 100। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा आप लिख दो टी 87.5% दैट इज इक्वल टू, फिर से आएगा 2.303 बाय के लोग, ऊपर तो ए नोट ही डिवाइडेड बाय यहाँ पे ए नोट का 87.5%। क्लियर है? चलो अब कर देते हैं सोल्व। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? ए नोट से ए नोट कैंसल, ए नोट से ए नोट कैंसल, ठीक है, डिवाइड कर देना हमने, इससे ये कैंसल, और फाइनल जो आपका बचा वो बचा टी 75% डिवाइडेड बाय टी 87.5% दैट इज इक्वल टू, दैट इज, एक सेकेंड, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आया लोग, लोग कितना बचा? 25, तो ऊपर जाएगा ना और कैंसिल होगी, ये बचेगा लोग 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी आया लोग, यहाँ से कितना बचेगा? 87.5%, किसके बराबर हुआ? कैंसिल करो इनको, 87/5, 6 से कैंसिल हो रहा है क्या? सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ 87.5 नहीं आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे आएगा कि कितनी बच गई? 87% तो खत्म हो गई ना, बच गई कितनी? साढ़े, कितनी? 25 का 12.5%, 12.5%, यानी आपका ये आएगा 8, 8 है ना, डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। अब log m बाय में log n, ये बराबर होता है log m माइनस log n। वैसे इसी को आप लिख दो log 4 बटे में, इसको कैसे लिख सकते हैं? 8 को, 8 को आप लिख सकते हो, इसको लिख दो 2 की पावर 2 और इसको लिख दो 2 की पावर 3, log 2 की पावर 3। अलग अलग मेथड है सोल्व करने के। ठीक है, अब यहां से 2 आगे, 2 log 2 डिवाइडेड बाय 3 log 2, log 2 से log 2 कैंसिल, 2/3 टी, ये निकालना है हमने, टी 87.5% इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, इनको इधर ले आओ, इसको इधर लेके तो टी 75% गुणा में 3/2 निकाल दो, कितना आएगा? टी 75% कितना दे रखा है? टी 75% है आपका 100 इंटू 3/2 दैट इज इक्वल टू 150। तो 150 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 का डी दे रखा है, 200 मिनट नहीं है, हाँ 200 ही आएगा वैसे तो। कहाँ पे कुछ गड़बड़ करी क्या हमने? 12.5/100 कितना आएगा? 12.5/100 नहीं, इसका आंसर आई थिंक 150 ही आएगा। वैसे देखो एक ट्रिक करते हैं हम, ए से A/2 होने में अगर टाइम लगता है x, तो A0/4 होने में
टाइम लगेगा टोटल x, फिर से a/8 होने में टाइम लगेगा x। ठीक है, अब देखो यहां से यहां आने में, यानी यहां से यहां आने में टाइम लगा आपका 2x, और यहां से यहां आने में टाइम लगा 3x। एक्चुअल में देखो ये क्या है, ये है 50%, ये है 75% और ये है 87.5%। अब 75% में टाइम लगता है 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई कितनी, 50, क्योंकि ये आया कितना 100, तो यहां से आया 50, 2x इज 100, तो x इज इक्वल टू 50, और यहां से यहां आने में टाइम लगा 3x, 3x यानी 150। तो शॉर्टकट से देखूं तो भी मेरा आंसर आ रहा है 150, यहां से भी आंसर आ रहा है 150, तो यही करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट बोलता है आपका ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 90% कंप्लीट इन 2.3 मिनट। तो यहां से हम बोलेंगे T90%, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के लोग ए नोट बाय में कितना आएगा, ए नोट का 90 बच गया कितना 10% ना, यहां से बचा ए नोट का 10%। ये लिखना सीख लो आप, कितना बच गया वो हमने लिखना होता है। तो यहाँ बच गया कितना 10/100। अब यहां से तो बताओ ये किसके बराबर 2.303। मैं क्या कर रहा हूं, वैसे मेरे को पता है के निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी ऐसा दे वो के तो देगा नहीं क्वेश्चन में, पक्की बात है। देखो आप दे भी नहीं रखा, तो मैं यहाँ से के निकाल रहा हूँ। 2.303 बाय में के लोग लोग यहाँ से ए नोट कैंसिल, सो ऊपर गया, बच गया 10, और log 10 की वैल्यू तो होती है कितनी 1, तो यही आपका बराबर आ गया 2.3 के। ठीक है, तो यहां से के की वैल्यू कितनी आई, के इज इक्वल टू 2.303 बाई 2.303, यानी के की वैल्यू आएगी आपकी 1। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर तो इसकी यूनिट क्या आएगी, उसकी यूनिट आएगी पर मिनट, याद रखना पर मिनट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में के की यूनिट होती है पर यूनिट टाइम, और टाइम यहाँ पे ये मिनट के अंदर दे रखा है, तो के की वैल्यू भी आएगी पर मिनट के अंदर। ठीक है, कैलकुलेट दी हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पूछ लिया उसने, 50% दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के कितना है 1, तो आपका आंसर आ गया 0.693 मिनट। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये मिनट के अंदर है, ऑप्शन ए तो मैच हो गया, लेकिन ऑप्शन बी भी चेक करना पड़ेगा, वो सेकंड के अंदर दे रखा है। तो इस मिनट को सेकंड के अंदर बदलेंगे तो क्या आएगा, 693 गुणा में 60, तो 742 लगभग 440 के, क्योंकि 2 पॉइंट है ना यहाँ से। ठीक है, तो आंसर बी भी आपका आएगा 42, तो ऑप्शन नंबर आ गया आपका सी, ये ध्यान रखना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है इसको भी देखते हैं, इसको भी देखते हैं। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन, अरे मैंने साफ क्यों कर दिया, फिर से देखते हैं। 90% कंप्लीट होती है 10 घंटे में, तो 99% कंप्लीट होगी कितने घंटे में, फिर से वही स्ट्रेटेजी हम अप्लाई करेंगे। एक बार हम इक्वेशन लिख देंगे टी 90% के लिए, और एक बार हम इक्वेशन लिख देंगे टी 99.99% के लिए। चलो करते हैं, 90% के लिए क्या आएगी, टी 90% दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग, यहाँ इनिशियल कंसेंट्रेशन मान ली ए नोट, बाद में बच गई कितनी, ए नोट का 10% बच गई, क्योंकि 90% तो वो कंप्लीट होगी, तो ये आ गया। अब ऐसे ही आप लिख दो टी कितने के लिए 99.9%, 99.9%, दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के लोग, यहाँ पे आएगा ए नोट डिवाइडेड बाय ए नोट का कितने परसेंट, 99.9% कंप्लीट होगी, तो बच गई 0.1%, 0.1% के नाम का डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से क्या बचेगा, देखो इस पूरे से ये पूरा कैंसल, ए नोट से ए नोट, लोग से लोग मत काट देना, नहीं कटता, लोग से लोग कभी नहीं कटता, सेम वैल्यू हो तब कट सकता है, लेकिन सेम वैल्यू नहीं है इसलिए नहीं कटेगा। ए नोट से ए नोट कैंसल, यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा आपका log 10, log 10, क्योंकि ये 100 ऊपर जाएगा ना, ये 100 ऊपर जाएगा, 100/10 बचेगा 10, और यहां से बचेगा 100 ऊपर 100 डिवाइडेड बाय 0.1,
तो पॉइंट ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ बचेगा log 1000। ठीक है, log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 1000 की वैल्यू होती है, ये log की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 10 की मैं कितनी पावर करूं ये आंसर आ जाए। देखो 10 की पावर 1 करूंगा तो 10 आएगा ना, तो इसलिए 1। अब 10 की पावर कितनी करूं, 1000 आए तो आपका आंसर आएगा 3। ठीक है, पुट करो टी 90%, टी 90% डिवाइडेड बाय टी 99.9%, दैट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, यानी टी अगर 99% आपने निकालना है, दैट इज इक्वल टू 3 गुणा में टी 90%। 3 गुणा में टी 90% की वैल्यू इसने दे रखी है 10 घंटा, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 आवर्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होती है 5 मिनट में, तो 60% कितने में होगी, ये आप खुद से करोगे। यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल सेम इक्वेशन है। ऐसे यहाँ पे 20% 80% आएगा क्योंकि बच गई कितनी 80 ना, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 60, यानी 40% बच गई। अब लोग 2 और लोग 4 आएंगे, वहां भी ना 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेना, पावर को आगे ले लेओगे ना, लोग 2 से लोग 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है प्रेशर से रिलेटेड और एनसीईआरटी में भी ये गिवन है। यहाँ पे तो वैल्यू मैंने चेंज कर दी है ताकि कैलकुलेशन इजी हो, लेकिन बोर्ड के अंदर जो आपका क्वेश्चन आता है एग्जैक्ट एनसीईआरटी वाला ही आता है, वो वैल्यू के साथ है, तो उसको ना एक प्रकार से आपको रटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन ही इतनी हार्ड है वहां पे। ठीक है, एक बार देखते हैं इसको। रिएक्शन दे दी 2N2O5 gives 2N2O4 प्लस में O2। बैलेंस रिएक्शन ही वो हमेशा देगा, और बोल दिया कि जब टाइम 0 था तो प्रेशर था 0.5, यानी आपका P इनिशियल उसने दे दिया 0.5, और जब टाइम T हो गया यानी PT उसने दे दिया 0.6। कब, जब टाइम हो जाए कितना 23 सेकेंड। ठीक है, तो करते हैं। जब स्टार्टिंग में हमने लिया इसका प्रेशर था कितना, Pi, इनका था 0 0। आफ्टर टाइम टी इसका प्रेशर घट गया कितना, एक्स रेट से घटता है तो Pi-2x। ये देखो कोफिशिएंट हमेशा आपने इस x के साथ में लेना है। यहाँ पे कितना आएगा 2x, और यहाँ पे आएगा x। ठीक है, तो पुट करो pt इज इक्वल टू Pi-2x प्लस 2x प्लस x। इससे ये कैंसल, यहाँ बचेगा Pi प्लस एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू पीटी। हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू पीटी माइनस पीआई, दैट इज इक्वल टू पीटी की वैल्यू है 0.6 माइनस पीआई की वैल्यू है 0.5, एंड दैट कम्स आउट है 0.1। तो ये x की वैल्यू आई है हमारी। अब ना पुट करते हैं इसको, कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन थी हमारी, क्या निकालना है, हमने रेट कांस्टेंट के निकालना है, तो के का ही फॉर्मूला लिखते हैं। देखो के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी। के इधर होता है टी इधर होता है, बस पलट दिए। यहाँ पे आता है लोग इनिशियल प्रेशर यानी पी आई डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर पी आई माइनस। अब यहाँ पे एक्स आएगा कि 2x आएगा, कितना आएगा 2x आएगा, ध्यान रखना यहाँ पे आएगा 2x। ये होता है आपका पीए के बराबर, जो भी इस रिएक्टेंट का प्रेशर बच गया फाइनल। ठीक है, तो पुट करते हैं सारी वैल्यू, 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 23, टाइम कितना है 23 ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे आएगा लोग, और उधर ज्यादा हो गया, चलो इसको इधर लिखते हैं, तो लिख लेते हैं अभी तो, लिख लेते हैं। कितना आएगा पी आई की वैल्यू इसने दे दी 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 2 इंटू 0.1, पीए की वैल्यू आएगी 0.3। ठीक है, अब यही किसके बराबर है, यहां से कैंसिल करोगे 1/10 आएगा, 1/10 लोग ऊपर से, अगर ये पॉइंट भी आपस में कैंसिल कर दो, लोग 5/3
अब इसको सोल्व करना है। log m by n को कैसे सोल्व करोगे? 1/10 log m by n इज इक्वल टू log m माइनस n। ठीक है, log 5 माइनस 3, log 5 की वैल्यू होती है आपके 0.7, 0.7 माइनस log 3 की वैल्यू होती है 0.48 डिवाइडेड बाय 10, कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 7 में से लगभग 5 गया, 0.22 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका आंसर आ गया 0.022। कौन सा ऑप्शन? 0.022 या 023। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो बी के अंदर है 0 पॉइंट। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अलग अलग क्वेश्चन हमने देखे, जो बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या बोर्ड वाले क्वेश्चन है वो हमने अब तक नहीं देखे हैं। क्यों नहीं देखे? क्योंकि वो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक सेपरेट वीडियो आएगी जहां पे सारे क्वेश्चन जो एचबीएससी के हैं वो हम देखेंगे, सारे क्वेश्चन जो सीबीएसई के हैं वो हम देखेंगे, जेई और नीट के हम साथ साथ कर ही रहे हैं। तो चल रहा है जैसे भी है, अच्छा ही है। ठीक है, और अगर आपका और भी कोई सजेशन हो कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए तो आपका वेलकम है, कमेंट बॉक्स में लिखो। आपकी हर मुराद जो पॉसिबल होगी वो पूरी की जाएगी मेरी साइड से, चिंता नहीं करनी है। आपका काम है कि लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, पढ़ो। नोट्स भी नहीं बनाने, कॉपी पेस्ट करने, क्योंकि नोट्स में साथ साथ आपको दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में उन सभी नोट्स का लिंक मिल जाएगा, लिंक से पीडीएफ डाउनलोड करो, पीडीएफ से। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। 2-3 और लेक्चर आएंगे, 2-3 लेक्चर के अंदर हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, और अब हम बिल्कुल रेगुलर हो रहे हैं, डेली लेक्चर डेली पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कोलिजन थ्योरी। ठीक है, तो राम राम।